हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार एक बार फिर अपने इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्लास 10th के लिए जो कि हमारी यूनिट मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु जो हमने यूनिट ली थी, उस यूनिट में अगली एक लेक्चर के साथ आपको फिर अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने का प्रयास करता हूं। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए लगातार एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो सीधे हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा धातुओं के रासायनिक गुणों से। धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी आज हमें स्टडी करना है। जिस प्रकार से हमने पिछले लेक्चर में धातुओं के विभिन्न भौतिक गुणों की चर्चा की थी कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं या मेटेलिक लस्टर कहते हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है यानी कि मैलेबिलिटी पाई जाती है। धातुओं में डक्टिलिटी अर्थात तन्यता पाई जाती है, इनके पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। इस प्रकार से बहुत सारे भौतिक गुणों को हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातुएं वायु के साथ अर्थात वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड यौगिक बनाती हैं और इस क्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं यानी दहन क्रिया कहते हैं कि धातुओं को वायु में जलाने पर या वायु में उनको रखने पर उनके ऑक्साइड बन जाते हैं। तो इसमें हम इस रासायनिक गुण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों में। तो सबसे पहले हमारा हो जाता है रिएक्शन विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो इसमें जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल रिएक्शन यहां हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए Na प्लस O2, तो ये हो जाएगा 2Na 2O। इसी प्रकार से यहां पर सोडियम धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है और सोडियम ऑक्साइड के बाद फिर हम अगर इसका अगला एग्जांपल देखें तो Mg प्लस O2 और इसमें बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और इसी प्रकार से अन्य धातुओं के भी हम ऑक्साइड देख सकते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम है और कैल्शियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है
तो इस प्रकार से जो धातुएं हैं वो क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो क्षार धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, आपको हमने कल बताया भी था कि वर्ग फर्स्ट ए और वर्ग सेकेंड ए, ये दोनों वर्ग धातुओं के ऐसे होते हैं कि इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जिनमें एक प्रमुख एग्जाम्पल है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है। तो यहां पर ये रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है 4Al + 3O2 2Al2O3। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। और बे ऑक्साइड या बे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। तो उभयधर्मी कौन से पदार्थ होते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। तो इसमें हम कुछ इसके उभयधर्मी गुणों को देख लेते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो किस प्रकार से उभयधर्मी होता है। जैसे मान लीजिए Al2O3, इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं NaOH के साथ, और इसमें कंपाउंड बन जाता है 2NaAlO2। NaAlO2 यहां बनेगा और प्लस H2O बनेगा। तो यहां अब हम अभिक्रिया का संतुलन देख लेते हैं। तो अभिक्रिया के संतुलन के लिए सबसे पहले हम यहां पर 2NaOH कर लेंगे और इसके बाद 2NaAlO2 ऑक्सीजन हमारे पास यहां देख सकते हो 2 दूनी 4 यहां पर हो जाते हैं। और यहां पर एक ऑक्सीजन यहां मौजूद है, तो हमारे पास इधर जो है 3 और 2 5 यहां ऑक्सीजन हो जाते हैं। ये जो यौगिक बना है इसका नाम होता है सोडियम मेटा इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब इसके बाद इसी की अभिक्रिया Al2O3 की Al2O3 की क्रिया हम यदि अम्ल के साथ देखते हैं, HCl के साथ हमने इसकी क्रिया को देखा, तो इसमें बन जाएगा टू AlCl3 प्लस 3H2O। AlCl3 और 3H2O यहां पर बन जाता है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बाद, धातुओं की जल के साथ क्रिया। तो देखिए धातुओं की जब जल के साथ क्रिया होती है तो धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और हाइड्रोक्साइड बनाने के अतिरिक्त
यहाँ पर इन क्रियाओं में हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, तो जल के साथ हम कुछ क्रियाएं देख लेते हैं। लेकिन ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक हैं, या फिर हम ये कहें कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थान रखती हैं, वे धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। और जो कम सक्रिय धातुएं हैं, यानी हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातुएं हैं, वो जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, अर्थात जल के साथ वो क्रिया नहीं करती हैं। तो यहां पर हम कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं। दूसरी हम लिखेंगे यहां पर रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ क्रिया देख लेते हैं। और जब जल के साथ क्रिया होगी तो यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे। सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील है, ठंडे जल के साथ तीव्रता से क्रिया करती है और तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, क्योंकि सोडियम एक बहुत ही अधिक सक्रिय धातु है। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम धातु को देख लेते हैं। मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करता है और जल के साथ क्रिया करके Mg OH का उल्टाइस, यहां भी हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार धातुएं जो हैं वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं और इस क्रिया में मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम की अभिक्रिया को देख लेते हैं। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम की जब जल के साथ क्रिया होती है तो यहां पर AlOH होल थ्राइस प्लस H2 तो इस प्रकार से एल्युमिनियम की जल के साथ क्रिया हम लिख सकते हैं। इसके बाद धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया देखते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स।
रिएक्शन विद एसिड। तो जब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो यहां पर साल्ट प्लस हाइड्रोजन, जब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो वो लवण बनाती हैं और लवण बनाने के साथ साथ इन क्रियाओं में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन वे धातुएं ही अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थान रखती है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे Na प्लस HCl, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2, तो 2NaCl प्लस H2। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। Ca प्लस H2SO4 CaSO4 प्लस H2। इसके बाद और देख लेते हैं, Al प्लस HCl, और यहां पर ये हो जाएगा AlCl3 प्लस H2। तो इस प्रकार धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गोल्ड और प्लेटिनम, ये गोल्ड और प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो किसी भी अम्ल या क्षार के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ना ही ये जल से क्रिया करती हैं, ना ही किसी अम्ल क्षार से क्रिया करती हैं। इसीलिए इन धातुओं को नोबेल मेटल या उत्कृष्ट धातु के नाम से भी जाना जाता है। और अम्लों और जल के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया न करने के कारण ही ये धातुएं अधिक वैल्यूएबल मानी जाती हैं। इनमें विशेष प्रकार की अपनी एक चमक होती है और इसके अतिरिक्त अन्य कई विशेष गुण भी होते हैं, जिसके कारण इनका उपयोग मुद्राएं और आभूषण बनाने में किया जाता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम जो कि उत्कृष्ट धातुएं हैं, साधारण अम्लों और क्षारों से क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है, दो अम्लों का एक मिश्रण है जिसके साथ गोल्ड और प्लेटिनम की क्रिया हो जाती है। तो ऐसे मिश्रण को हम एक्वा रीजिया या अम्लराज के नाम से जानते हैं। तो अब बात करेंगे हम एक्वा रीजिया अम्ल
तो एक्वारिजिया या अम्लराज, एक्वारिजिया या अम्लराज क्या होता है? एक्वारिजिया में 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 होता है। 1 भाग सांद्र HNO3 होता है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है या एक ऐसा मिश्रण है जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुएं भी घुल जाती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि धातुएं अधातुओं के साथ किस प्रकार क्रिया करती हैं। तो यहां पर अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद देखिए यहां पर धातुओं की अधातुओं के साथ क्रिया में हमें यह जान लेना जरूरी होता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। अर्थात जब धातुओं और अधातुओं के बीच क्रिया होती है तो ऐसी क्रियाएं परस्पर आयनों के बीच होती हैं और इन अभिक्रियाओं को हम आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन आयनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो भी बनने वाले पदार्थ हैं उनको आयनिक यौगिक कहा जाता है। और आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच जो बंध स्थापित होता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। यानी कि जो आयनिक बंध है परमाणुओं के बीच बनने वाला, वह बंध इलेक्ट्रॉनों के परस्पर आदान प्रदान से बनता है। धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और ऋणायनों के द्वारा वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर धातुओं की अधातुओं के साथ क्रिया देखें तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है साल्ट। यानी जब धातुएं धातुओं के साथ क्रिया करती हैं तो वो लवण बनाती हैं। और लवण बनने की क्रिया आप यहां देख सकते हो। जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जब क्रिया करता है तो क्रिया करके ये 2NaCl अर्थात लवण बनाता है, लवण बनाता है। लेकिन लवण बनने की यह क्रिया जो है वो निम्न प्रकार होती है, जो कि यहां मैं एक पैटर्न आपको बता रहा हूं। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरवरी नियम के अनुसार 2,8,1 होता है। ये मैंने आपको बताया था कि सोडियम के संयोजी कोष में यानी सबसे बाहरी कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना कॉम्बिनेशन यानी क्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के पास स्थिति होती है 2,8,7 इलेक्ट्रॉनों की और यहां हम इलेक्ट्रॉनों को 7 इलेक्ट्रॉनों को हम यहां पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक जो इनके बीच व्यवस्था बनती है
उसमें क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को एडाप्ट कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा और उसका जो भीतरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है वो उसके वैलेंसी शेल को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाता है तो क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वहीं क्लोरीन के ऊपर जो है वो माइनस चार्ज आता है। क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, तो एक परमाणु पर प्लस का आवेश और दूसरे पर जब माइनस का आवेश हो जाता है तो ये विपरीत आवेशित आयन कहलाते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित आयन कहलाते हैं। और उस समय इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,8 और यहाँ 2,8,8 हो जाता है। और जब एक दूसरे के बीच यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है तो इनके बीच एक बंध बनने के कारण एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। इस यौगिक को हम लवण कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से धातुएं अधातुओं के साथ क्रिया करती हैं। तो जब धातुएं अधातुओं के साथ क्रिया करती हैं तो प्रायः यहाँ पर लवण बनते हैं, और ये लवण जो है आयनिक यौगिक होते हैं। इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक बंध यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार हमने धातुओं के लगभग सभी रासायनिक गुणों को जानने का प्रयास किया है। और इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम अपने एक लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बहुत ही स्पेशल ट्रिक के साथ। तो प्लीज आप उसको जरूर देखें, तो वो आपका ये जो टॉपिक है काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, अभिक्रियाएं आपको समझ में आ जाएगी। और इसके बाद इस यूनिट में केवल मेटलर्जी आपके लिए बची हुई है, यानी जो धातु कर्म है, धातुओं के निष्कर्षण की जो पद्धति है या विधियां हैं, तो उन सारी चीजों को केवल हमारे लिए पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम उन विधियों को आपको पढ़ाएंगे, धातुओं के निष्कर्षण के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।